नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है हमारा वो है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ ऑफ टीचिंग। कौन सी? डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ ऑफ टीचिंग। इसमें जो है हम उन टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कैसी हैं, चाइल्ड सेंटर्ड है। और हमने पहले बात की थी किसके? ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, मतलब जिसमें टीचर सेंटर्ड था, मतलब जो मेथड्स थी जिसमें हमने लेक्चर मेथड को पढ़ा था, हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को पढ़ा था, तीसरी थी हमारी ट्यूटोरियल मेथड, उसको हमने पढ़ा था। तो ये मेथड्स कैसी थी? ये थी हमारी टीचर सेंटर्ड, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंटेंट सेंटर्ड थी। इसमें जो है जो टीचर का पर्सपेक्टिव था वो सबसे सर्वोपरि था। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग है इनमें जो है बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। बच्चों को भी एक तरीके से एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, ठीक, और चाइल्ड को सेंटर्ड में रखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग है या फिर डेमोक्रेटिक जो टीचिंग मेथड्स हैं वो किस तरीके की मेथड होती है? वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो पहला पॉइंट है वो है क्या? चाइल्ड स्टूडेंट्स प्लेस इज़ प्राइमरी एंड द टीचर्स प्लेस इज़ सेकेंडरी। जो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड होती है उसमें क्या होता है कि जो बच्चों का जो प्लेस होता है वो कैसा होता है? वो होता है प्राइमरी। ठीक, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को भी यहाँ पर सीखने पर जोर दिया जाता है, एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है, इंसिस्ट किया जाता है। ठीक, बट बात करें यहाँ पर टीचर की, टीचर किस तरीके से टीचर जो है, टीचर का काम क्या होता है? यहाँ पर टीचर का काम होता है एज ए सेकेंडरी पर्सन। बट हम बात करें पहले वाले मेथड की, जो ऑटोक्रेटिक मेथड थे, उनमें क्या था? टीचर का अहम रोल था। बट यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर आप टीचर होंगे, मतलब जो टीचर का यहाँ पर रोल होगा डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग में, यहाँ पर क्या होगा कि जो टीचर का जो प्लेस होगा सेकेंडरी होगा और इससे एज ए फैसिलिटेटर यहाँ पर काम करना होगा। एक अध्यापक को एज ए फैसिलिटेटर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मार्गदर्शक। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट्स के बारे में। आगे का पॉइंट कहता है दीज डेवलप्स देयर कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। यहाँ पर क्या होता है? बच्चों के अंदर जो है एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब एज ए एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर बच्चों को माना जाएगा, मतलब कि बच्चे जो हैं एक तरीके से अपने ज्ञान का जो निर्माण है, अपने ज्ञान की खोज स्वयं से कर सकते हैं। इस तरीके का जो पैटर्न होगा वो यहाँ पर फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। मतलब बच्चों में एक ऐसी रुचि पैदा की जाएगी जिससे कि बच्चे जो है खुद से कर करके सीख जाएं। ठीक, खुद से करके सीखें चीज़ों को, ना कि केवल एक तरीके से पैसिव लिसनर ही बना दिया जाए। जैसे डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स में क्या होता था कि जो चीज़ें टीचर के द्वारा सुनाई जा रही हैं या फिर जो पढ़ाई जा रही हैं वो ही एक तरीके से वो ही फॉलो होती थी। बट यहाँ पर क्या होगा? बच्चे को भी मौका दिया जाएगा कि एक तरीके से वो एक्टिव होकर के काम करे अपनी लर्निंग पर। ठीक, उसकी एबिलिटीज़ को भी यहाँ पर एक तरीके से एक मौका दिया जाएगा। उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बच्चे को काम करना सिखाया जाएगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके मेथड्स हैं। जो यहाँ पर कुछ 15 से 16 मेथड्स हैं। जो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड हैं वो 15 से 16 हैं संख्या में, और आज की वीडियो में हम केवल ये 6 या 7 हम मेथड्स को कवर करेंगे। और आगे की आने वाली वीडियो यानी कि हम कल जो है हम इससे आगे के मेथड को कवर करेंगे 6 से 7। आज जो है हम किस किस को कवर करने वाले हैं, हम पहले आपको इन मेथड को बता देते हैं। पहला मेथड कौन सा है? वो है ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड की बात करें तो सेकंड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, मतलब इसके क्या लाभ है और क्या हानि है, उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। सेकंड मेथड है हमारा कौन सा? एग्जीबिशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रदर्शनी कहेंगे। ठीक, और जो तीसरा मेथड है वो है रोल प्ले मेथड। कौन सा है? रोल प्ले मेथड। ठीक, और फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड होगा यहाँ पर हमारा सिमुलेशन मेथड। कौन सा? सिमुलेशन मेथड। ठीक, और उसके बाद फिफ्थ कौन सा? केस स्टडी मेथड। कौन सा? केस स्टडी मेथड। और 6 की बात करें तो 6 यहाँ पर होगा हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सा होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक, और उसके आगे क्या है? उसके आगे है, एक सेकेंड, यह है टीम टीचिंग। क्या है?
टीम टीचिंग। तो मैंने आपको यहाँ पर ये 7 मेथड के बारे में समझाया है, मतलब अभी बताया है। हम आगे जो डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि मैंने जो है अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर मैंने एक सीडीपी की कंप्लीट सीरीज़ को एक तरीके से शुरुआत की है, जिसमें हम पूरी कंप्लीट सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कवर करेंगे, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम को टैकल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे चाहे वो DSSS हो, CTET ही क्यों ना हो, या फिर अगर हम बात करें जो करंट में जो हमारा KVS चल रहा है, मतलब KVS की वैकेंसी जो आई है 2023 वाली, उसके लिए जो क्लासेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ थ्योरीज भी कराई है, जैसे प्याजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, प्याजे का मोरल डेवलपमेंट हो गया, उसके बारे में भी हमने डिस्कस जो है पहले हम वीडियोज़ में कर चुके हैं। ठीक, तो इन वीडियोस को आप अगर इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर हमारे पर और इन वीडियोस को देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। चलिए पहले मेथड पर चलते हैं। पहला मेथड है हमारा, एक सेकेंड, ये है कौन सा, ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन मेथड हमारा पहला मेथड है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, समूह परिचर्चा। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, समूह परिचर्चा। ठीक, इसका पहला पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कस सेलेक्टेड टॉपिक्स, इश्यूज, आइडियाज़ इन अ ग्रुप सेटिंग। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, क्या होता है, एक टॉपिक को सेलेक्ट किया जाता है या फिर किसी इशू मतलब किसी मुद्दे को सेलेक्ट किया जाता है, और उसमें क्या होता है एक ग्रुप बना दिया जाता है बच्चों का, और उस पर डिस्कशन करने के लिए बच्चों को कहा जाता है। क्या होता है हमें इस ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या होता है, बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको एक टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिया जाता है कि आपको इस पर चर्चा करनी है, आपको इस पर डिस्कशन करना होता है। ठीक, और हेल्प, अगला पॉइंट क्या कहता है, हेल्प्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग। इससे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है भाई, जब ग्रुप डिस्कशन में हर एक बच्चा जो है एक तरीके से एक्टिव लर्निंग यहाँ पर प्रमोट होती है। क्या होती है, एक्टिव लर्निंग यहाँ पर प्रमोट होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हर किसी बच्चे को अपनी बात को रखने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चे की जो एक्टिव लर्निंग है, हर एक बच्चा एक तरीके से अपने आप में एक्टिव है और अपने ज्ञान का सृजन खुद से कर रहा है, अपने समझ को बढ़ा रहा है। आप बोल सकते हैं कि जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है उनको वहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी उसकी समझ है वो वहाँ पर उस ग्रुप में वो चर्चा कर रहा है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है, बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप डिस्कशन, मतलब GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर द स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। यहाँ पर कहा गया है कि एक सेकेंड, ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बच्चे ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप का हिस्सा हैं, जो ग्रुप डिस्कशन में जो ग्रुप का हिस्सा है, वो उन बच्चों को एक उस टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक चर्चा के लिए वहाँ पर बच्चों को दिया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को होनी चाहिए। ठीक, तभी एक तरीके से ये इफेक्टिव मेथड होगा। ठीक, चलिए बात क्या कहता है यहाँ पर, रोल ऑफ टीचर, मतलब टीचर का क्या रोल है। ये पॉइंट क्या बताता है, रोल ऑफ टीचर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। टीचर यहाँ पर क्या करता है, अपने जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, एक क्वेश्चंस के माध्यम से वहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, और आंसर्स के माध्यम से मानकर चलिए कोई टॉपिक दिया है, जब बच्चों को किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो वो टीचर का रोल क्या होगा, वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को उस टॉपिक से रिलेटेड शेयर करेगा बच्चों को। ठीक, एंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, और यह एंश्योर करेगा और उनको एक तरीके से यह समझाने की कोशिश करेगा, यह बताने की कोशिश करेगा बच्चों को कि आप अपनी लर्निंग में खुद से भी शामिल हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर है ये पॉइंट। और
इसकी बात करें हम इसके एडवांटेजेस की, इसके लाभ क्या है, जो ग्रुप डिस्कशन जो मेथड है टीचिंग का, उसके लाभ क्या है। ठीक, लाभ, पहला लाभ क्या है, मतलब पहला पॉइंट क्या कहता है, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस आर गेन्ड फ्रॉम ग्रुप। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, भाई जब एक टॉपिक बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया जाता है तो कुछ समझ एक बच्चे की होती है, उससे रिलेटेड कुछ समझ जो है अपनी अपनी समझ बच्चों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या होता है यहाँ पर, एक बच्चा दूसरे बच्चे की बातों को सुनता है उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उसे जो भी ज्ञान है वो वहाँ पर जब पेश करता है ग्रुप में, तो दूसरे जो अदर बच्चे होते हैं उस ज्ञान को सुन रहे होते हैं, उस बच्चे ने जो बातें बताई हैं उस उसको क्या होते हैं वो सुन रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉलेज ट्रांसफर होती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। तो क्या होता है यहाँ पर बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस होते हैं एक दूसरे से शेयर होते हैं, एक दूसरे से प्राप्त करते हैं वो यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द इफेक्टिव आफ्टर अ प्रेजेंटेशन फिल्म और एक्सपीरियंस दैट नीड्स टू बी एनालाइज। ये कहाँ पर इफेक्टिव होगा, जो ग्रुप डिस्कशन है किस जगह पर इफेक्टिव हो सकता है। ये एक भाई मान कर चलिए आपने एक ग्रुप बनाया बच्चों का, और आप उस ग्रुप को फिल्म दिखाने ले गए और आपने उस फिल्म पर चर्चा करवाई, उसी ग्रुप के द्वारा उस फिल्म पर चर्चा कराई गई। तो क्या होगा यहाँ पर, अलग अलग बच्चा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेगा कि उसने क्या चीज़ रखा, मतलब क्या चीज़ सीखी उस फिल्म को देख करके। तो क्या होगा, ये जो मेथड है ग्रुप डिस्कशन मेथड, एक तरीके से अगर आप किसी फिल्म के ऊपर फिल्म को एनालाइज करना चाह रहे हैं, या फिर किसी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ एनालाइज करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, या फिर कोई प्रेजेंटेशन है, तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो है ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, जहाँ पर जो है अलग अलग बच्चों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उस फिल्म से, उस प्रेजेंटेशन से, या फिर उस एक्सपीरियंस से, तो क्या है अलग अलग रूप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वहाँ से वो अपने अपने तरीके से वहाँ पर पेश करेगा उस ग्रुप डिस्कशन में। ठीक, तो क्या होगा, एक बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वे में, एक सिस्टमेटिक वे में ये फिल्म को या फिर प्रेजेंटेशन या फिर एक्सपीरियंस को वहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है बाय ग्रुप डिस्कशन। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, एक सेकेंड। अगला टॉपिक क्या कहता है, अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव प्रोसेस। भाई जब हम एक ग्रुप बना देंगे तो क्या होगा, भाई अलग अलग बच्चा अपने अपने वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, क्या होगा, और उसे अपनी बातों को रखने का वहाँ पर मौका भी दिया जाएगा। तो क्या है यहाँ पर बच्चा जो है एक तरीके से पार्टिसिपेट है, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर बच्चा, क्योंकि हर किसी बच्चे को अपनी बात कहने का वहाँ पर हक है। भाई ग्रुप डिस्कशन तभी तो होगा जब हर किसी को अपनी बात को कहने का हक होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है, एक तरीके से अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव प्रोसेस, मतलब एक तरीके से एक्टिव होकर के बच्चा जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहा है, यहाँ पर सभी को अलाउ है पार्टिसिपेट करने का। सम बेनिफिट्स, इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं जैसे टीम वर्क। भाई टीम वर्क होगा जब ग्रुप में डिस्कशन होगा तो एक तरीके से टीम वर्क में काम कर सीखेगा बच्चा। लीडरशिप स्किल्स बच्चे के अंतर्गत आएंगी। और लिसनिंग एबिलिटी, ऐसा नहीं होगा कि जो उस डिस्कशन में या फिर उस ग्रुप में जो बच्चे हैं वो केवल ऐसा नहीं होगा कि वो केवल अपनी अपनी बातों को ही रखेंगे, उनके अंदर जो है एक ऐसी कैपेसिटी, एक जो लिसनिंग एबिलिटी है, जो लिसनिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो सुन रहे हैं भाई, हालांकि अपनी बात को भी कह रहे हैं बट वो दूसरे की बातों को भी तो सुन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन से उनकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी वहाँ पर समझ में आएंगे कि भाई जब बच्चा ग्रुप में डिस्कशन करके सीखेगा तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को जब सुनेगा तो उससे पता चलेगा कि इसने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या रिएक्शन लिया था, क्या रिएक्शन दिया था, क्या एक्शन लिया था इसने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, क्या इसने स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो वो उस चीज़ को, उस स्ट्रेटजी को कहीं अगर वो किसी अदर प्रॉब्लम में अगर वो भी ऐसे फंस जाता है तो वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक, तो क्या होगा, उसके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होगी। कम्युनिकेशन स्किल, भाई एक दूसरे से बात करने की जो कौशल है वो भी उसके अंतर्गत आएगा। और जनरल अवेयरनेस, भाई जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो एक दूसरे का ज्ञान भी ट्रांसफर होगा, जिससे उसकी जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ठीक, पोलाइटनेस, बच्चों भाई एक पोलाइटनेस भी आएगी बच्चे के अंतर्गत। पोलाइटनेस मतलब इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, एक विनम्र भाव,
क्या बोलेंगे इसे, विनम्र भाव। कॉन्फिडेंस बच्चे में डेवलप होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी, आत्मविश्वास भी बच्चे के अंतर्गत बढ़ेगा। सोशल स्किल्स, भाई सोशल स्किल्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चा जो है एक तरीके से ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है जब, और अब उसके जो सहपाठी लोग हैं, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे एक निश्चित स्तर का जो समझदारी है उन बच्चों के पास है, और मतलब उतनी ही है जितनी किसी दूसरे बच्चे के पास है। एक सर्टेन लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे से भी तो एक उस बच्चे का सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब यहाँ पर भी तो समाजीकरण हो रहा है बच्चे का, क्योंकि वो बच्चा जो है एक दूसरे के साथ रह करके सीख रहा है चीज़ों को। तो क्या है यहाँ पर, ये सोशल स्किल्स भी जो है ग्रुप डिस्कशन मेथड के माध्यम से ये भी डेवलप्ड होंगी। ठीक, बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्या है डिसएडवांटेजेस, इसके हानि क्या क्या है, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है, इसमें जो समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को जब सुना जाएगा, देखा जाएगा, तब वहाँ पर चर्चा होगी। तो क्या होगा, ये एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेटिंग द डिस्कशन। भाई ऐसा ग्रुप डिस्कशन मेथड में ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा इस डिस्कशन को डोमिनेट किया जा सकता है। क्यों, भाई हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो एक्सट्रोवर्ट हो, और कुछ हो सकता है ऐसे हों जो इंट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो अपनी बातों को सहजता से कह देते हैं, मतलब किसी के सामने शर्माते नहीं। बट इंट्रोवर्ट वो है जो अपनी बातों को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। तो क्या हो सकता है, एज ग्रुप डिस्कशन मेथड का एक हानि ये हो सकती है कि जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होंगे या फिर एक्सट्रोवर्ट जो बच्चे होंगे, वो ग्रुप को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक, एक तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, ये है द मैनी टाइम्स डिस्कशन कैन गो ऑफ द ट्रैक। हो सकता है कि जो ग्रुप डिस्कशन वहाँ पर चल रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो उस टॉपिक से रिलेटेड भी उस टॉपिक से भटक भी सकते हैं। भाई मानकर चलिए जो ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक था वो था हिस्ट्री से रिलेटेड, बट बातें चली गई चलते चलते बातें चली गई मैथ के टॉपिक, मैथ से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बच्चे जो है अपने ट्रैक से भी भटक सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि बच्चे जो है जिनके बीच में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है वो अपने ट्रैक से भी भटक सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल। मैंने यही बात बताई है ना कि कुछ लोग हो सकते हैं वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट हो जो ग्रुप डिस्कशन में शामिल है, कुछ लोग हो सकते हैं कि इंट्रोवर्ट हो जो अपनी बातों को सहजता से नहीं कह सकते, जो अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। तो उन ऐसे बच्चों के द्वारा जो है एक खुलकर बात नहीं की जाएगी। उन बच्चों के द्वारा जो है अपने अब उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, वो एक इंट्रोवर्ट बच्चा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से वहाँ पर पेश नहीं कर सकता है। ठीक, तो ऐसा क्या होगा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे जो इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, उनके द्वारा पार्टिसिपेट करने में उनको एक तरीके से कठिनाई हो सकती है। सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल। कुछ जो बच्चे हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये बात कही गई है। चलिए हमारा पहला मेथड हो गया समाप्त। तो पहला मेथड कौन सा था, वो था ग्रुप डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक, बात कर लेते हैं अगला मेथड। अगला मेथड क्या है, एग्जीबिशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रदर्शनी। क्या बोलेंगे हम हिंदी में से, प्रदर्शनी। एग्जीबिशन आर कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। एग्जीबिशन आर कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स दैट आर डिस्प्लेड टू हेल्प पीपल लर्न। एग्जीबिशन क्या है, एक तरीके से मटेरियल का कलेक्शन है। क्या है, मटेरियल का कलेक्शन है, और दैट आर डिस्प्लेड टू हेल्प पीपल लर्न, जो दिखाया जाता है लोगों को ताकि जो लोग हैं उस चीज उससे कुछ सीख सके। क्या है, एग्जीबिशन क्या है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, मटेरियल का कलेक्शन है। कुछ वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे बोल सकते हैं पेंटिंग वगैरह में होती है, पेंटिंग्स का हो सकता है वो एग्जीबिशन। या फिर आपने देखा होगा किसी मूवी में कि एक डायनासोर आपको दिखाया जाता है किसी म्यूजियम में, और उसको वहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पर रखा जाता है कि इस तरीके से यहाँ पर, और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले भी वहाँ पर खड़े रहते हुए। ठीक, तो वहाँ पर जो एक तरीके से एग्जीबिशन हुआ करता हो रहा होता है। ठीक, हम यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल पेंटिंग्स का। अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स वहाँ पर टंगी हुई होती हैं। तो क्या होता है वहाँ पर कि पेंटिंग्स को वहाँ एक तरीके से एग्जिबिट किया जा रहा होता है। तो क्या है, बच्चे जो है उसको उन पेंटिंग्स को देख करके कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो क्या है, एक तरीके से एग्जीबिशन जो है एक मटेरियल का कलेक्शन है, और जिसकी हेल्प से बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, दे आर यूजफुल एज ए स्ट्रेटेजी टू हेल्प द स्टूडेंट्स। दे आर यूजफुल
as a strategy to help the students to gain new understanding without the necessity of a formal course or training program। एग्जीबिशन प्रोसेस में या फिर एग्जीबिशन मेथड में क्या होता है, बच्चों को नई अंडरस्टैंडिंग मतलब एक नई समझदारी बनाने को मिलती है बिना किसी फॉर्मल कोर्स के, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। एग्जीबिशन भाई किसी फॉर्मल ट्रेनिंग या फिर किसी फॉर्मल कोर्स की आवश्यकता होती ही नहीं है। एग्जीबिशन में भाई आप जाओगे ठीक वहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स हैं और जिस बच्चे का अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्या होगा, वो वहाँ पर जाकर के चीज़ों को सीखेगा कि इस पेंटिंग में क्या खास है, कि इस पेंटिंग में क्या खास है। ठीक, तो क्या है यहाँ पर जो है एक तरीके से फॉर्मल कोर्स या फिर फॉर्मल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, बच्चा जो है वहाँ पर देख करके भी सीख सकता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एग्जीबिशन शुड बी सेट अप इन एरियाज दैट आर फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय स्टूडेंट्स। जो एग्जीबिशन है, जो प्रदर्शनी है, वो ऐसी जगहों पर लगाई जानी चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स की जो आना जाना है वहाँ पर लगा रहता है। मतलब एग्जीबिशन जो है एक ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ पर विद्यार्थियों का आना जाना लगा ही रहता है, मतलब बार बार वहाँ पर बच्चे आते हैं। ठीक, तो एग्जीबिशन ऐसी जगहों पर किया जाना चाहिए। इन एडिशन हैंड आउट्स द printed material should be available for students to take along with them। एग्जीबिशन प्रोसेस में या फिर एग्जीबिशन मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल का कलेक्शन होता है, जो जिसका आपको प्रदर्शनी किया जा रहा है वहाँ पर, जिसका जो है एग्जीबिशन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ प्रिंटेड जो मटेरियल होता है, प्रिंटेड मतलब उसमें क्या होगा, प्रिंटेड मटेरियल या फिर इसे बोल सकते हैं कि प्रिंटेड पेपर में क्या होगा, उस प्रिंटेड पेपर में जो मटेरियल होगा वहाँ पर कलेक्शन का जिसका एग्जीबिशन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो जानकारी होगी उस पेपर में या फिर उस प्रिंटेड मटेरियल में लिख रही होगी। और क्या होगा कि उस प्रिंटेड मटेरियल को बच्चा जो है अपने साथ ले जा सकता है। ठीक, एग्जीबिशन की प्रोसेस में एक तरीके का ये जो है एक कदम होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे का पॉइंट के बारे में। आगे की पॉइंट है कि एग्जीबिशन विल बी मोर इफेक्टिव इफ़ दे आर पीरियडिकली चेंज्ड। मतलब एग्जीबिशन जो है ज़्यादा इफेक्टिव तब हो सकता है जब उसको समय समय पर चेंज किया जाए। क्या है, समय समय पर अगर इसे चेंज किया जाता रहे तो एग्जीबिशन की जो प्रोसेस है, एग्जीबिशन का जो मेथड है, वो बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है। ठीक, चलिए यहाँ तो हो गया एग्जीबिशन मेथड। ठीक, हमने दो मेथड पढ़ लिए। कौन सा है, पहला मेथड है हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड और सेकंड हो गया हमारा कौन सा, एग्जीबिशन मेथड। ठीक, अब है हमारा तीसरा रोल प्ले मेथड। कौन सा है, तीसरा है रोल प्ले मेथड। इसमें क्या पॉइंट है, इन रोल प्ले 2 or more students are specially given their roles and a situation in which they are involved। रोल प्ले मेथड में क्या होगा, रोल प्ले मेथड में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को एक स्पेशल रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाएगा। और मतलब एक तरीके से रोल दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब देखते हैं आप स्कूल्स में कोई प्रोग्राम होते हैं, एक रामायण की प्रदर्शनी वहाँ पर करनी है, मतलब रामायण को आपको डेमोन्स्ट्रेट करके वहाँ पर दिखाना है, तो क्या होगा, किसी को राम का रोल दे दिया जाएगा, किसी को लक्ष्मण का रोल दे दिया जाएगा, अगर लड़की होगी तो उसे सीता का रोल दे दिया जाएगा, या फिर किसी को हनुमान का। इस तरीके से जो है बच्चों को रोल दे दिए जाते हैं। ठीक, और उसको जो है उस बच्चे को क्या करना होता है, एक तरीके से परफॉर्म करना होता है उसी सिचुएशन में रह करके। ठीक, और एज ए दैट पर्सन, मतलब एक तरीके से उस व्यक्ति के तरह उसको रोल प्ले करना होता है जिस व्यक्ति का उसे रोल दिया गया है। ठीक, स्टूडेंट्स परफॉर्म देयर रोल्स। स्टूडेंट जो है अपना जो है परफॉर्म करता है। और रोल प्ले कैन बी डन बिफोर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। रोल प्ले मेथड में क्या होता है, या तो इसमें रोल प्ले जो है एक छोटे समूह के सामने भी किया जा सकता है या फिर बड़े समूह के द्वारा। ये तो नॉर्मल सी बातें कही गई हैं। स्टूडेंट परफॉर्म देयर रोल्स, अपना रोल जो है परफॉर्म करता है। ठीक, और चलिए आगे बात कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ प्ले students are given an opportunity to talk about their feelings on the play, their observation and learning।
जब उनका रोल प्ले ख़त्म हो जाता है, जो बच्चों को रोल प्ले करने के लिए दिया गया था, जब वो रोल प्ले उनका ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, उनको एक मौका भी दिया जाता है कि बच्चे जो है अपने रोल से रिलेटेड बातें कर सके। उस रोल से रिलेटेड उनकी क्या फीलिंग्स थी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस रोल से क्या सीखा, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी रोल प्ले मेथड में मौका दिया जाता है कि बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके कि उन्होंने उस रोल से रिलेटेड क्या सीखा, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या किस तरीके की फीलिंग्स थी उनके उस रोल से रिलेटेड। ठीक, तो ये हो गया रोल प्ले मेथड और इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसके लाभ क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम सिचुएशन ड्रामेटिकली। इसमें क्या होता है, रोल प्ले मेथड में जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको एक तरीके से नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामेटिकली यहाँ पर प्रॉब्लम को, सिचुएशन को यहाँ पर ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर जो है दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अप्रिशिएट किया जाता है। एंड अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा भी बच्चों के द्वारा भी जो है एक्सप्लोर करने की जो क्वालिटी है वो भी निखर के आती है। ठीक भाई, मानकर चलिए बच्चे को अगर किसी व्यक्ति का रोल दिया गया है, जैसे रामायण में राम का अगर किसी बच्चे को रोल दिया गया है, तो क्या होता है, बच्चा जो है ये सोचने का, ये करने का प्रयत्न करता है कि अपने रोल को किस तरीके से अच्छे वे में करा जाए, अच्छे से अच्छा किया जाए। तो क्या है, बच्चा यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि राम को किस तरीके से मैं अच्छा दिखा सकता हूँ, ऐसा भी सोचता है बच्चा। तो क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, उस रोल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मौका मिल रहा होता है बच्चों को एक्सप्लोर करने का। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर टू प्रैक्टिस स्किल्स। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्किल्स। भाई बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस भी तो कराई जाएगी, भाई रोल प्ले करने से पहले बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक, एक्टिवली इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स ऑड्स वैरायटी, रियलिटी एंड स्पेसिफिसिटी टू द लर्निंग एक्सपीरियंस। भाई बच्चे जो हैं, जो हर एक पार्टिसिपेंट्स होता है, जो हर एक रोल प्लेयर होता है, उसको जो है एक तरीके से एक्टिव रह करके यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। ठीक, भाई बोल सकते हैं भाई सक्रिय रूप से, भाई एक्सप्लोरर भी है यहाँ पर बच्चा, खुद से एक अन्वेषक भी बन रहा है, खुद से करके भी सीख रहा है। तो क्या है, एक तरीके से यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व है बच्चा। ठीक, डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्बल एक्सप्रेशन स्किल्स। रोल प्ले मेथड के माध्यम से जो है बच्चे के अंदर जो है समस्या समाधान की क्षमता आती है, समस्या समाधान की जो कैपेसिटी है उसके अंतर्गत आती है, एबिलिटी जो है उसके अंतर्गत आती है, वर्बल एक्सप्रेशन स्किल्स भी उसकी डेवलप होती है। भाई वर्बल मतलब बोलने की क्षमता। भाई अगर किसी को राम का रोल दिया है, राम किस तरीके से बोलते थे, उनकी क्या मतलब वो किस तरीके से बोलते थे, किस तरीके से अपनी बातों को उच्चारित करते थे, किस तरीके से वो चीज़ों को समझाया करते थे। तो इससे क्या होगा, भाई बच्चे को अगर राम का रोल दिया गया है तो उसके भाई वो यही तो समझेगा कि किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से राम बात किया करते थे। ठीक, तो ये क्या होगा, बच्चे की जो है वर्बल एक्सप्रेशन स्किल्स भी एक तरीके से सुधरेंगी यहाँ से। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्किल्स। भाई रियल वर्ल्ड स्किल्स मतलब एक तरीके से वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है उससे भी परिचित होगा। क्या यहाँ पर जो है बच्चे को एक तरीके से एक रियल सिचुएशन दी जाती है, बच्चे को एक तरीके से रियल रोल में ढाल दिया जाता है। भाई मानकर चलिए जैसे अगर किसी को हनुमान का रोल दिया है तो बच्चे को ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि बच्चे को उस रोल में ही ढाल दिया जाए। मतलब ऐसा कोशिश किया जाएगा कि जो बच्चा हनुमान का रोल प्ले कर रहा है उसको एक तरीके से हनुमान ही बना दीजिए, एक तरीके से अपने आप को रियल में हनुमान मान लिया जाए। ठीक, तो क्या होगा, इससे जो है एक रियलिस्टिक जो है चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे के बारे में। आगे क्या क्या बोलता है, प्रोवाइड्स द टीचर इमीडिएट फीडबैक अबाउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट। टीचर जो है यहाँ पर एक तरीके से टीचर को इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इमीडिएट फीडबैक मतलब जब बच्चा रोल कर रहा होता है किसी चीज़ का तो वो सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, टीचर जो है एक टीचर को इमीडिएट फीडबैक मिलता है। और अबाउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग मतलब किस तरीके की बच्चे की समझदारी है, एंड द एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट, और वो किस तरीके से रोल को वहाँ पर अप्लाई कर पा रहा है। इस चीज़ को समझने में टीचर को एक तरीके से इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तुरंत फीडबैक मिल जाता है इस मेथड के माध्यम से। ठीक, चलिए
बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है डिसएडवांटेजेस मतलब हानि। सम स्टूडेंट्स में बी टू सेल्फ कॉन्शियस, कुछ बच्चे जो है एक तरीके से सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं यहाँ पर। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप, ये लार्ज ग्रुप में उचित नहीं हो सकती है। ठीक, सम स्टूडेंट्स में फील थ्रेटन्ड, कुछ चुनौतियों का सामना भी बच्चों को करना पड़ सकता है। ठीक, तो इसकी कुछ ये हानियां हैं। सम स्टूडेंट्स में बी टू सेल्फ कॉन्शियस, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप्स, सम स्टूडेंट्स में फील थ्रेटन्ड। ठीक, और पुट्स प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू परफॉर्म विच कैन क्रिएट एम्ब्रेसमेंट एंड इवन रेसिस्टेंस। भाई बच्चों के ऊपर जो है रोल प्ले मेथड का अगर प्रेशर रखा गया है तो क्या होगा, बच्चा जो है एक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एक एम्बेरसमेंट उसको होगी कि, और मतलब एक तरीके से एम्बेरसमेंट जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होगा। बच्चा जो है बोल सकते हैं कि अपना जो परफॉर्म है अगर उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो वो कहाँ से अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक, अगर आप बिना प्रेशर के अगर बच्चे को आप रोल प्ले करने के लिए दे रहे हैं या फिर बच्चे का मन है तभी दीजिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए हमको। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, कैन रेनफोर्स इन इफेक्टिव बिहेवियर स्ट्रेटजीज इफ परफॉर्मेंस इज नॉट ऑब्जर्व बाई नॉलेजेबल पर्सन। भाई अगर किसी नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा उस परफॉर्मेंस को अगर ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा, एक तरीके से इन इफेक्टिव बिहेवियर यहाँ पर बोल सकते हैं रेनफोर्स हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है हमारा इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई जितनी भी मेथड चाइल्ड सेंटर्ड होंगी वो टाइम कंज्यूमिंग ही होंगी, मतलब उसमें उनमें जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, चलिए अगला मेथड कौन सा है हमारा, अगला मेथड है सिमुलेशन मेथड। क्या है, सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन आर स्लाइटली डिफरेंट देन रोल प्ले। सिमुलेशन जो मेथड है वो हल्का सा ही अलग है किससे, रोल प्ले मेथड से। इसमें क्या होता है, इसमें जान लेते हैं आगे। स्टूडेंट्स हैव टू यूज़ देयर आउन इंटेलेक्ट टू वर्क थ्रू द सिमुलेशन। इसमें क्या होता है, बच्चों को खुद की जो बुद्धिमत्ता है, खुद की जो बुद्धि है उसका प्रयोग करना पड़ सकता है इसमें। मतलब करना पड़ सकता है, क्या करना ही पड़ता है। द स्टूडेंट्स हैव टू यूज़ देयर आउन इंटेलेक्ट टू वर्क थ्रू द सिमुलेशन। सिमुलेशन के माध्यम से जो है बच्चों को अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम ले सकते हैं, जैसे वो आग, क्या बोलते हैं उन्हें, फायर ड्रिल बोलते हैं शायद उन्हें, शायद हाँ, फायर ड्रिल वाले जो लोग होते हैं उनमें एक फॉर एग्जांपल यही लेते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। जैसे दिस हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू बी इंटरेस्ट बिल्डिंग। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जब बच्चे जो है खुद से कर करके सीखेंगे, यहाँ पर खुद से कर करके देखेंगे सिमुलेशन मेथड के माध्यम से, तो क्या होगा, उनके अंदर जो है एक तरीके से इंटरेस्ट बिल्ड होगा। ठीक, उनके अंदर जो है रुचि उत्पन्न होगी। ठीक, एडवांटेज, इट कैन पोर्ट्रे रियलिस्टिक सिचुएशन। क्या होगा, इससे जो है एक रियलिस्टिक सिचुएशन का एक तरीके से पोर्ट्रे प्रदर्शन होगा। ठीक, अलाउ फॉर फोकस्ड लर्निंग दैट एलिमिनेट्स इररिलेवेंट आस्पेक्ट। इसमें जो है फोकस्ड लर्निंग पर फोकस लर्निंग होगी यहाँ पर। भाई सिमुलेशन मेथड को अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो क्या होता है, एक फायर ड्रिल वाले लोग होते हैं, जो आग बुझाने वाली मशीन में जो लोग लगे होते हैं, उनको एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। जब वो एक सिमुलेशन मेथड के अंतर्गत ही आएगा। भाई कहीं आग लगने से पहले जब उनको प्रैक्टिस दी जाती है तो वो उनको बताया जाता है कि वो किस तरीके से वहाँ पर काम करना होगा। अगर उन्हें एक रियल सिचुएशन वहाँ पर प्रस्तुत की जाए तो वो एक तरीके से कोई पाइप लेकर के आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई पाइप को खोल रहा है, कोई पानी का जो टैंक है उसको लेकर के आ रहा है, तो और कुछ लोग जो है पानी को लेकर के जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर जो है एक तरीके से रियल सिचुएशन से पहले वहाँ पर उनको उन लोगों को या फिर उन बच्चों को बोल सकते हैं, भाई बच्चों को तो हम यहाँ पर सेंटर में रख रहे हैं, बच्चों के माध्यम से तो इन मेथड को प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि बच्चों को जो है एक तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा, एक तरीके से पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, बच्चा खुद के माइंड का भी यहाँ पर यूज़ करेगा। क्या है, ऐसा नहीं है कि रोल प्ले मेथड में क्या था, एक तरीके से रोल दे दिया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग उस एक डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ही उसको रोल करना होता है। बट यहाँ पर क्या है, अपने दिमाग का भी यूज़ करेगा। अगर मानकर चलिए कि पाइप का टंकी अगर नहीं खुल रहा है तो वो किस तरीके से खुल सकता है, अपने माइंड का प्रयोग करके, मतलब अपने माइंड का भी प्रयोग करेगा कि अगर ये नहीं खुल रहा है तो वो ये किस तरीके से खुल सकता है, ये भी सोचने का प्रयास करेगा। ठीक, सिमुलेशन मेथड में।
ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे पढ़ के। इट कैन बी यूज्ड व्हेन रियल एक्सपीरियंसेस आर नॉट रेडिली अवेलेबल और वुड एंडेंजर पेशेंट्स। मतलब ये जो है इट कैन बी यूज्ड व्हेन, मतलब ये तब यूज़ की जा सकती है जब रियल एक्सपीरियंसेस को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, मतलब वास्तविकता से पहले, बस जब प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, जब हम लोगों को कि यहाँ पर आपको जब आग लग जाएगी, तो रियल सिचुएशन से पहले हम क्या है एक तरीके से एक नॉर्मल जो आर्ट बोल सकते हैं कि अलग सिचुएशन फॉलो करने को कहते हैं कि भाई मान कर चले कि आग लग गई, तो आप कैसे किस तरीके से आप अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक, तो क्या है यहाँ पर रियल सिचुएशन से पहले ही, मतलब पहले रियल सिचुएशन ना दे करके पहले ऐसे ही कराया जाता है कि नॉर्मली, ठीक बोल सकते हैं। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, इसमें क्या है इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ठीक, चलिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। इट कैन क्रिएट शेड्यूल एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, बच्चों मतलब बच्चों के अंदर जो है एक चैलेंज आ सकता है भाई किस तरीके से पानी की टंकी खुलेगी, यहाँ पर किस तरीके से पाइप को ले जाया जाएगा, इस तरीके बच्चों का जो है लॉजिक लग सकता है, पर लॉजिकल चेंजेस भी यहाँ पर देखने को बच्चों को मिल सकते हैं। लिमिट्स द नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट असेस द लर्निंग एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ पर जो है कुछ ही लिमिटेड लर्नर्स ही इस एक्टिविटी के थ्रू माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक, ये इसका हानि होगी। केस स्टडी मेथड क्या है, केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड के अगर बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन सुन लीजिए। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स सच एज अ पर्सन हो सकता है, अ ग्रुप, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर अ फेनोमेना यूज्ड टू सोशल, एजुकेशन, क्लिनिकल और बिजनेस रिसर्च। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से डिटेल्ड केस स्टडी होती है, एक डिटेल्ड स्टडी होती है। इसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई किसी तरीके की घटना हो सकती है। क्या है एक तरीके से डिटेल्ड स्टडी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, केस स्टडी क्या है, एक डिटेल्ड स्टडी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या एक पीपल हो, एक व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। जैसे कोरोना के बोल सकते हैं भाई, कोरोना एक महामारी है भाई, उसकी केस स्टडी करेंगे तो हम इसमें क्या है पहचानने की कोशिश करेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि ये कोरोना कहाँ से आया था, किस वायरस से आया था, इसका जो कारण था वो क्या था, किस में से ये वायरस निकला था। तो क्या है एक तरीके से डिटेल्ड स्टडी है। ठीक भाई, जैसे बोल सकते हैं भाई पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें बोल सकते हैं कि उसकी एक डिटेल्ड स्टडी कैसे करेंगे हम कि ये ड्रग्स कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, मतलब और लोग जो थे वो कितने उस पुलवामा अटैक में मरे थे। तो क्या है एक तरीके से डिटेल्ड स्टडी है। ठीक, केस स्टडी मेथड क्या है, एक तरीके से डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक, केस स्टडी आर यूज टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू एग्जामिन और एनालाइज द स्पेसिफिक सिचुएशन दैट मे बी फेसिंग इन द फ्यूचर। क्या है, केस स्टडीज आर यूज टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू एग्जामिन और एनालाइज द स्पेसिफिक सिचुएशन दैट मे बी फेस इन द फ्यूचर। इसमें क्या होता है केस स्टडी में, स्टूडेंट को केस स्टडी में क्या होता है कि बच्चों को ऐसी ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताया जाता है जिससे वो फ्यूचर में फेस कर सकते हैं, और वो किस तरीके से इन सिचुएशन से निकल सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू असेस हाउ मच दे हैव लर्न एंड हाउ मच इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। यहाँ पर बताया जाता है कि केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि ये हेल्पफुल होती है कि बच्चों ने क्या सीखा है और वो इस जो चीज़ सीखी है उन्होंने वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में इसका प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, डेवलप एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चों के अंदर जो है समस्या समाधान की क्षमता जो है बच्चों में आ जाती है, वो एनालाइज करके चीज़ों को समझने लगते हैं। अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, अगर भाई जटिल समस्याओं के बारे में बच्चों के अंदर जो है किस तरीके से सॉल्यूशन आते हैं वो उनको एक्सप्लोर करने लगते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, हर उसका ही है भाई, टाइम कंज्यूमिंग तो होगी क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है।
ठीक, स्टूडेंट्स में सी रेलेवेंस ऑफ आउन सिचुएशन, अपने आप को खुद को जो है एक तरीके से सिचुएशन में रख करके सोचेंगे तो बच्चों के अंदर जो है एक इररिलेवेंस ही फील करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू इन अप्रोप्रिएट रिजल्ट। भाई अगर केस स्टडी हम कर रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी प्लेस से रिलेटेड, किसी घटना से रिलेटेड, तो क्या होगा अगर हमें उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। ठीक, इन अप्रोप्रिएट होगा, अनुचित होगा बोल सकते हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग इट इज़ डन इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में की जाती है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू थिंक अबाउट सिचुएशंस आइडियाज़। इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है बच्चों का। ठीक, और उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि अपने अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप क्या सोचते हैं, अपने अपने विचार दीजिए। ठीक, इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है कि और बताइए कि आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप किस किस किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, किन आपका क्या विचार है, आप प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे। ठीक, ये होगी क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग। दिस मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय एलेक्स एफ ऑसबोर्न, ये एफ ऑसबोर्न के द्वारा दी गई है, जिनकी बुक का नाम है क्रिएटिविटी। ठीक, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूज टू एनकरेज द स्टूडेंट टू फ्रीली शेयर देयर आइडियाज़। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने आइडियाज़ को फ्रीली शेयर करते हैं। भाई जब उनसे कह ही दिया जाता है कि अपने अपने आइडियाज़ बताइए कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप किन किन आइडियाज़ को देना चाहेंगे, कोई अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से आइडियाज़ देगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। इसे मस्तिष्क उद्वेलन भी हिंदी में, मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं हिंदी में। ठीक, ऑल आइडियाज़ आर एक्सेप्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस विद नो रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यूजलेस आर impractical it may be seen and are omitted from the first stage of brainstorming। भाई शुरुआत में जो बच्चों के द्वारा जो आइडियाज़ दिए जाते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनको एक्सेप्ट किया जाता है बिना ये परवाह किए कि वो कितने यूजलेस हैं या फिर कितने वो सही हैं। ठीक, मतलब शुरुआत में तो इन सभी विचारों को एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, बट बाद में एक तरीके से लिस्ट तैयार की जाती है कि वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिनको हम इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक, एज आइडियाज़ आर कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दे आर लिस्टेड फॉर ऑल इन द ग्रुप टू सी एंड डिस्कस। भाई यही बात कही गई है इसमें कि जो जो आइडियाज़ दिए गए हैं और उनकी फिर एक तरीके से लिस्ट बना दी है। शुरुआत में तो वो सभी आइडियाज़ एक तरीके से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और बाद में उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन कौन से आइडियाज़ इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और उन पर फिर बाद में डिस्कस किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैन बी एक्सीलेंट टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थिंक क्रिएटिवली ऑफ न्यू आइडियाज टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। भाई डिफिकल्ट प्रॉब्लम से निपटने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज़ किया जा सकता है, ताकि इसमें क्या होता है, बच्चे जो है एक तरीके से क्रिएटिविटी के तौर पर सोचते हैं, मतलब नए नए आइडियाज़ अपने सोचते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है नए नए आइडियाज़ इसलिए सोचते हैं क्योंकि बच्चों को एक तरीके से फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो अपने अपने विचार जो है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड दे सकें। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे, इसके एडवांटेजेस क्या है। एक्टिवली इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। भाई हायर लेवल तो देंगे वो, क्योंकि उनको फ्री छोड़ दिया जाता है बच्चों को। प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड क्रिएट सिनर्जी वर्किंग टुगेदर। बच्चों के अंदर जो है वर्किंग टुगेदर वाला जो माहौल है वो होता है और पीयर लर्निंग भी उनके अंदर, जो सहपाठी जो अधिगम है वो भी बच्चों में आता है, मतलब प्रमोट होता है वो। ठीक, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा केवल जो विशेषताओं पर ही ध्यान नहीं देगा, उसकी क्या क्या हानियाँ हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, केवल उन दोनों पर फोकस करेगा। ठीक, ना कि केवल विशेषताओं पर। इट हेल्प ग्रुप्स टू रीच कॉन्सेंसस कंसेंट टू एवरीवन, मतलब हर किसी की सहमति होगी, मतलब हर किसी के विचार की सहमति यहाँ पर होगी। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, मे नॉट बी इफेक्टिव विद लार्ज ग्रुप्स। ये बड़े ग्रुप के लिए सही नहीं होगा, मतलब बड़े बड़े समूहों के लिए जो है इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक, इट रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट्स डिसिप्लिन देयर इनपुट्स टू डिस्कशन, जनरेट आइडियाज़ विदाउट मेकिंग जजमेंट, कैन लीड टू ग्रुप थिंक। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, बात कर लेते हैं हम टीम टीचिंग की। क्या है टीम टीचिंग। इन दिस मेथड मोर देन वन टीचर टीच द स्टूडेंट्स ऑन सिंगल टाइम। भाई ये तो आजकल यूट्यूब पर बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा कि किसी पेपर को डिस्कस करने के लिए बहुत सारे टीचर होते हैं। कोई टीचर मैथ का है, कोई टीचर हिस्ट्री का है, कोई टीचर
साइंस का है, तो ये अलग अलग टीचर्स जब एक तरीके से टीम टीचिंग करते हैं तो ये क्या हो गई, एक टीम टीचिंग हो गई। ठीक, एबिलिटी ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और प्रीसेंस ऑफ असिस्टेंट टीचर्स मेक्स द टीचिंग प्रोसेस हाईली इफेक्टिव। जब अलग अलग टीचर के मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के जब टीचर उपस्थित होंगे तो उससे क्या होगा, एक तरीके से इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पर होगी। ठीक, दिस मेथड ऑल्सो नेम्ड एज कोऑपरेटिव टीचिंग। इस मेथड को हम कोऑपरेटिव टीचिंग के नाम से भी जान सकते हैं। क्या है, कोऑपरेटिव टीचिंग। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है फ्रांसिस कैपल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेथड इन 1956। इस मेथड के बारे में फ्रांसिस कॉपल ने बताया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे वो। फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्होंने सबसे पहले किसने बताया था, फ्रांसिस कॉपल ने। और जो कहाँ के थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे 1956 में, इनके द्वारा इस मेथड के द्वारा इस मेथड की इंपॉर्टेंस को बताया गया था। दिस मेथड वॉज फंक्शनली यूज्ड बाय लेक्सिंगटन इन 1957। लेक्सिंगटन के द्वारा इसको जो है एक तरीके से कार्यात्मक रूप से इस मेथड का यूज़ 1957 में किया था। ठीक, तो ये हो गए हमारे आज के 7 मेथड्स। ठीक, आगे हम बात करेंगे किसका, ह्यूरिस्टिक मेथड को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड और कॉन्फ्रेंस मेथड, और उसके बाद पैरेलल डिस्कशन क्या है, वर्कशॉप क्या है, क्वेश्चनियर मेथड क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है ये यूनिट जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम माइक्रो टीचिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक, अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें आप। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।